Anesthetics. First we will see what do you mean by general anesthesia. It is a reversible state of central nervous system डिप्रेशन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ रेस्पॉन्स टू एंड परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो जनरल एनेस्थीसिया है वो एक रिवर्सिबल स्टेट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिवर्सिबल स्टेट है जिसमें पर्सन का जो रेस्पॉन्स रहता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, लॉस होता है, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो भी आप उनको टच करते हो या फिर कुछ भी सेंसेशन उनको क्रिएट किया जाता है तो वो उस चीज़ को परसेप्ट नहीं कर पाते, मतलब उन लोग जान नहीं पाते, तो वो क्या होता है, दैट इज़ जनरल एनेस्थीसिया। तो जब कोई भी पर्सन को अपन जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग जो रहता है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिप्रेस होने लगता है, विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रेस्पॉन्स एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। For patients undergoing surgical and other medical procedures, anesthesia provides these benefits. तो जो persons, जो patients हैं जिनको सर्जिकल या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए अनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये कुछ बेनिफिट्स है, पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज़ सेडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है अनेस्थीसिया का जो पर्सन्स को सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए दिया जाता है? फर्स्ट इज सेडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी। मीन्स वो सेडेटिव है जो कि धीरे उनको ड्राउजीनेस फील होता है, स्लीपीनेस लगता है। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी, जो एंग्जाइटी उनके में रहता है वो रिड्यूस होने लगता है। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अमनेशिया। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अमनेशिया बेनिफिट्स के लैक ऑफ अवेयरनेस क्या, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता रहता है तो वो भी उनको आप धीरे धीरे उनका जो एंग्जाइटी रहता है, उनका जो डर रहता है वो भी रिड्यूस होने लगता है। एंड अमनेशिया, अमनेशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जो उनका मसल रहता है, स्केलेटल मसल जो रहता है वो रिलैक्स होने लगता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज सप्रेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस। जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं इंटरनली, जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे क्या होता है एनेस्थीसिया के डोज के कारण रिड्यूस होने लगते हैं। नेक्स्ट इज एनाल्जेशिया। इट ऑल्सो वर्क्स एज ए एनाल्जेशिया फॉर द पेशेंट्स। Because no single agent can provide all those benefits, several drugs are used in combination to produce optimal anesthesia. तो कोई भी एक एजेंट या फिर कोई एक ड्रग से ही बेनिफिट्स नहीं हो पाता है, इसलिए जो एनेस्थीसिया रहता है वो दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। Next we will see the pre-anesthetic medications. Next is pre-anesthetic medications serve to calm the patient, relieve the pain and protect against undesirable effects of anesthetics or the surgical प्रोसीजर। तो जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब पहले, प्रीवियस पहले, तो ये कब दिया जाता है? जब पेशेंट एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है या फिर वो लोग ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो उसको रिड्यूस करने लिए, टू काम द पेशेंट एंड टू रिलीव द पेन। अगर उनको कुछ पेन हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थेटिक्स और द सर्जिकल प्रोसीजर। तो जो भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स है एनेस्थीसिया के कारण उसको भी कम करने के लिए, अगर आप जब एनेस्थीसिया देते हो, प्री एनेस्थीसिया मीन्स एनेस्थीसिया देने से पहले मेडिकेशंस है, तो एनेस्थीसिया अगर देते हो तो उसको उसमें अगर कुछ ओवरडोज हो गया या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। फर्स्ट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज़, तो यहाँ कुछ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दिए हैं पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट इज़ एंटासिड्स। एंटासिड्स जो है वो एनेस्थीसिया देने से पहले दिया जाता है टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिडिटी। तो जो स्टमक का जो पीएच वैल्यू, स्टमक एसिडिटी जो HCl का जो पीएच लेवल रहता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स दिया जाता है। नेक्स्ट इज H2 ब्लॉकर्स लाइक फैमोटिडिन। जो H2 ब्लॉकर्स हैं सच एज फैमोटिडिन ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज एंटी कोलिनर्जिक्स लाइक ग्लाइकोपायरोलेट। जो एंटी कोलिनर्जिक्स है सच एज ग्लाइकोपायरोलेट, ये क्या करता है? प्रिवेंट ब्रैडीकार्डिया एंड सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो जो ब्रैडीकार्डिया है उसको रिड्यूस करने के लिए और कोई भी फ्लूइड का सिक्रेशंस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं।
Next we will see the antiemetics like ondansetron. So antiemetics drugs, we know that for what purpose we will give the antiemetics, to control the nausea and vomiting. कुछ post surgical nausea and vomiting हो रहा है तो उसको reduce करने के लिए antiemitic as a pre anesthetic medication दिया जाता है. Next is antihistamine like diphenhydramine to prevent एलर्जिक रिएक्शंस. तो एंटीहिस्टामाइन के अंदर एक ड्रग आता है, वो है डाइफेनहाइड्रामाइन, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रिवेंटिव, आगे कोई एलर्जी ना हो पर्सन को, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज बेंजोडायजेपाइन्स लाइक डायजेपम टू रिलीव एंजाइटी. तो बेंजोडायजेपाइन के अंदर एक ड्रग है डायजेपम, ये दिया जाता है टू रिड्यूस द एंग्जाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट इज ओपियोइड्स लाइक फैंटेनिल. जो ओपियोइड्स जो रहता है टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया, टू एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए ओपियोइड्स दिया जाता है. नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है वो फैसिलिटेट इंट्यूबेशन एंड रिलैक्सेशन. तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कब दिया जाता है, जब अगर आप कोई एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करना रहता है तो उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए या फिर इजीली इंसर्ट करने के लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दिए जाते हैं. सो दीज आर ऑल अबाउट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस. नेक्स्ट वी विल सी द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स. facilitate intubation of trachea and suppress muscle tone to the degree required for surgery. तो skeletal muscle relaxants क्या है, ये कब दिया जाता है, अगर आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करना है या फिर इंसर्ट करना है ट्रैकिया में, तो उस वहाँ पे जो मसल टोन है, मसल टोन को सप्रेस करने के लिए और सर्जरी के लिए जितना मसल टोन जितना रिक्वायर्ड रहता है उतना उनको फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेट मीन्स टू मेक ईजी और ईजियर, तो उसको सेटअप करने के लिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं. उसके अंदर है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स सच एज पैंक्यूरोनियम एंड सक्सिनाइल कोलाइन. दिस स्लाइड इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट विल सी पेशेंट फैक्टर्स इन सेलेक्शन ऑफ एनेस्थेशिया. तो क्या क्या फैक्टर्स है पेशेंट में आपको देखना चाहिए कोई भी आप एनेस्थेशिया सेलेक्ट करने के लिए. तो here it is, choice of anesthetic drugs are made to provide safe and efficient anesthesia based on the nature of the surgical or diagnostic procedures and patient psychological, pathological and pharmacological state. तो जब भी आप कोई एनेस्थेशिया देते हो, कोई पर्सन को देते हो, तो उसके पूरा बायोडाटा के बारे में आपको पता रहना चाहिए, सच एस कि किस टाइप का उनको सर्जरी होने वाला है, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर होने वाला है, फिर कौन सा क्या है उनका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, उनका क्या है डायग्नोसिस, क्या है उनका फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसा है, पैथोलॉजिकल स्टेट कैसा है, एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल स्टेट कैसा है, उनको कौन सा ड्रग सूट कर सकते हैं. तो सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच यू हैव टू नो बिफोर गिविंग द पेशेंट एनी टाइप ऑफ एनेस्थेशिया. नेक्स्ट पेशेंट फैक्टर्स इन सेलेक्शन ऑफ एनेस्थेशिया. तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप एनेस्थेशिया देते हो. फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट सच एज स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम. तो कभी भी अगर पर्सन को आप एनेस्थेशिया देते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे उस पर्सन के बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के फंक्शनिंग के बारे में पता रहना चाहिए. सब सिस्टम्स एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर एंड किडनी, नर्वस सिस्टम, प्रेगनेंसी. तो ये सारे सिस्टम्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए. नेक्स्ट इज कॉन्कोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स. कॉन्कोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स मीन्स मल्टीपल एजेंट्स, नॉन एनेस्थेटिक एजेंट्स मीन्स अदर ड्रग्स. जब आप कोई मिक्सअप में ड्रग्स दे रहे हो या फिर कुछ और ड्रग्स एक्सेप्ट द एनेस्थेशिया या फिर एनेस्थेशिया के साथ मिक्सअप में दूसरे ड्रग्स दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम. नेक्स्ट वी विल सी दी वन बाय वन वी विल सी व्हाट आर दी फंक्शंस या फिर व्हाट स्टेटस ऑकर्स इन ऑल दी सिस्टम्स. तो क्या क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं या फिर क्या चलते हैं जो कि सिस्टम्स में. फर्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो सकते हैं अगर आप एनेस्थेशिया देते हो. एनेस्थेटिक एजेंट सप्रेस कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन. तो जब एनेस्थेशिया दिया जाता है तो जो कार्डियोवैस्कुलर का नॉर्मल फंक्शनिंग जो रहता है, कार्डियक आउटपुट इनपुट जो रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होने लगता है.
Next, ischemic injury to tissues may follow reduced perfusion pressure if a hypotension episodes occur during anesthesia. Treatment with vasoactive substances may be necessary. तो परफ्यूशन क्या है? परफ्यूशन मीन्स द पैसेज ऑफ ब्लड और अदर फ्लूइड थ्रू ब्लड वेसल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यूज. तो जो परफ्यूशन क्या है, ये एक पैसेज ऑफ ब्लड है. दूसरी, ये ब्लड वेसल्स से परफ्यूज होके ब्लड, नॉर्मली वी नो दैट इन ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो. तो अगर ब्लड वेसल्स में कोई होल हो गया है, उसके कारण वहाँ से लीक हो रहा है कोई फ्लूइड या फिर ब्लड लीक होके दूसरे ऑर्गन सिस्टम में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं परफ्यूशन. तो कोई भी टिश्यूज़ में इंजरी के कारण ये चीज़ हो रहे हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट, सम एनेस्थेटिक्स लाइक हैलोथेन सेंसिटाइज द हार्ट टू एरिथमोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक. तो कुछ एनेस्थेटिक्स है जैसे कि हैलोथेन हो गया, तो ये क्या करता है, हार्ट को इतना सेंसिटाइज कर देता है कि उसमें एरिथमोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस रहता है. एरिथमोजेनिक इफेक्ट्स मीन्स पर्सन को कार्डियक एरिथमिया होने का भी चांसेस रहता है. सो दिस इज द स्टेटस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो ये था अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर आप क्या चेंजेस आ सकते हैं जब आप एनेस्थेशिया देते हो. तो क्या था, जैसे आप देते हो तो कुछ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस रिड्यूस होने लगते हैं, टिश्यू परफ्यूशन हो रहा है या फिर कुछ और, तो उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे. या फिर जो हैलोथेन ड्रग्स देते हो वो क्या करता है, हार्ट को सेंसिटाइज करता है, जिसमें पर्सन को कार्डियक एरिथमिया होने के चांसेस रहते हैं. सो दिस इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट विल सी दी रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, अस्थमा में कॉम्प्लिकेट कंट्रोल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक. तो अगर कोई पर्सन को अस्थमा है, एनेस्थेशिया देने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि पर्सन को अदर कुछ और डिजीज़ है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो पता रहना चाहिए. अगर पर्सन को बाई चांस अस्थमा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर उनको आप एनेस्थेशिया देते तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं. इनहेल्ड एनेस्थेटिक डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इनहेलेशन, तो वो जब अस्थमा वाले पर्सन अगर एनेस्थेशिया इनहेल कर रहे हैं तो वो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डिप्रेस होने लगता है. नेक्स्ट, आईवी एनेस्थेटिक्स एंड ओपियोइड सप्रेस रेस्पिरेशन. तो आईवी एनेस्थेटिक्स और जो ओपियोइड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहता है उसको वो रिड्यूस करता है. नेक्स्ट, दीज इफेक्ट्स में इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन. तो इसमें क्या होता है, दिस इफेक्ट्स में इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि नॉर्मल एडिक्वेट वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन प्रोसेस में या फिर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में, इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है. मीन्स वो कम भी होने के चांसेस रहते हैं, हाई रेट भी होने के चांसेस रहते हैं. बेसिकली अस्थमा वाले पर्सन्स में ये क्या होता है, डिप्रेस होने लगते हैं. नेक्स्ट इज द लीवर एंड किडनी सिस्टम. अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस ऑफ एनेस्थेटिक्स एंड माइट बी अफेक्टेड बाय एनेस्थेटिक टॉक्सिक इफेक्ट. तो लीवर एंड किडनी सिस्टम में क्या होता है, जब आप एनेस्थेशिया देते हो तो वो क्या होता है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं और जो भी बॉडी से क्लियर होने का रहता है वो भी क्लियर नहीं हो पाता है अगर लीवर एंड किडनी सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो. देयर फिजियोलॉजिक मस्ट बी कंसिडर. तो उनका जो फिजियोलॉजिक सिस्टम, इससे पहले हमने देखा था कि पेशेंट फैक्टर्स में कि फिजियोलॉजिक सिस्टम अपन को पता रहना चाहिए कि पर्सन का जो एक्सक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन रेट वो कैसे प्रोसेस में चल रहा है. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एपिलेप्सी, मैस्थेनिया ग्रेविस, प्रॉब्लम्स इन सेरेब्रल सर्कुलेशन. तो कोई भी पर्सन को नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, शीजर्स हो गया, मैस्थेनिया ग्रेविस हो गया या फिर कुछ और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है पर्सन को, तो उनको भी एनेस्थेशिया कुछ लिमिट अमाउंट में दिया जाता है, वरना उनको और भी आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी. इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स ऑन फीटस. तो प्रेग्नेंट मदर को अगर आप एनेस्थेशिया देते हो तो ये फीटस में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड कॉजेज अप्लास्टिक एनीमिया इन दी अनबॉर्न चाइल्ड. तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड दे दिया जाए तो प्रेग्नेंट मदर को अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ड्रग्स दे देते हो आप, तो क्या होता है, ये फीटस में नाइट्रिक ऑक्साइड अगर देते तो ये फीटस में क्या करते हैं, अप्लास्टिक अनेमिया होने के चांसेस रहते हैं. तो दिस इज वन टाइप ऑफ अनेमिया विच कैन कॉज अ अनबॉर्न चाइल्ड. नेक्स्ट इज बेंजोडायजेपाइन्स माइट कॉज ओरल क्लेफ्ट्स इन दी फीटस. माइट कॉज ओरल क्लेफ्ट्स इन दी फीटस मीन्स बेंजोडायजेपाइन अगर दिया जाए तो फीटस में ओरल क्लेफ्ट होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट वी विल सी दी कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ
drugs. Concomitant use of drugs means multiple agents. Multiple agents are administered pre-anesthesia. These agents facilitate induction of anesthesia and lower the needed dose of anesthetic. तो multiple agents are administered pre-anesthesia means अगर pre-anesthesia देने से पहले अगर आप कोई दूसरे ड्रग्स भी देते हो तो उसमें क्या होता है, एनेस्थीसिया का वो, क्योंकि पहले अगर आप ड्रग्स देते हो तो उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप एनेस्थीसिया ड्रग देते हो तो वो एनेस्थीसिया का जो वर्किंग स्टेट रहता है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है. नेक्स्ट, दे में एनहांस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया लाइक हाइपोवेंटिलेशन. तो हाइपोवेंटिलेशन भी होने के चांसेस रहते हैं अगर एनेस्थीसिया देने से पहले आप कोई अदर ड्रग्स दे रहे हो पर्सन को. जैसे अगर उनको कोई और दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका डोज चल रहा है, तो उसके साथ साथ अगर एनेस्थीसिया देते तो इट में इन्फ्लुएंस द पर्सन्स बॉडी. नेक्स्ट, कॉन्कोमिटेंट यूज़ ऑफ एडिशनल नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स. तो कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है एसोसिएटेड ड्रग्स. तो ये जो है एडिशनल नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स में ओपियोइड अब्यूजर्स में भी इंटॉलरेंट टू ओपियोइड्स. नेक्स्ट वी विल सी द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया. तो कुछ स्टेजेस हैं एनेस्थीसिया के. तो फर्स्ट स्टेज इज इंडक्शन. इंडक्शन क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोटेंट एनेस्थेटिक टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव सर्जिकल एनेस्थीसिया इन द पेशेंट. तो इंडक्शन क्या है, जब आप द स्टेज, द टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जब आप स्टार्ट करते हो पर्सन को एनेस्थीसिया देना, और ये कब तक एंडिंग होता है, जब तक सर्जिकल एनेस्थीसिया जो आप दे रहे हो वो प्रॉपरली बॉडी में इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं. मीन्स पर्सन धीरे धीरे क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होने स्टार्ट होते हैं, डिप्रेस्ड होने स्टार्ट होते हैं, अमनेशिया, लॉस ऑफ परसेप्शन, एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो ये सारी चीज़ क्या होता है इंडक्शन स्टेज में. तो इंडक्शन में जब स्टार्टिंग का स्टेज है, जब आप एनेस्थीसिया देते हो वहाँ से लेके लॉस ऑफ सेंसेशन तक इंडक्शन स्टेज में आता है. नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस में आपको नॉर्मल पर्सन का जो वाइटल साइंस रहता है वो रेगुलरली आपको मेंटेन करते जाना है. नेक्स्ट, एनेस्थीसिया का भी जो डोसेस है वो भी मेंटेन करके देखना है. नेक्स्ट वी विल सी द रिकवरी स्टेट. रिकवरी स्टेट मीन्स द टाइम फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया until consciousness and protective physiological reflexes are regained. तो रिकवरी स्टेट क्या है, द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएशन. जब आप डिसकंटिन्यू करते हो, एनेस्थीसिया देना डिसकंटिन्यू कर देते हो, वहाँ से लेके पर्सन कॉन्शियस स्टेज में आता है और प्लस उसके जो ऑर्गन सिस्टम है वो नॉर्मल फंक्शनिंग जब तक नहीं आते उस स्टेज को बोलते हैं रिकवरी स्टेट. तो ये है 3 स्टेट्स है एनेस्थीसिया के. इंडक्शन स्टेज. इंडक्शन स्टेज क्या था, ये पीरियड ऑफ टाइम जब आप एनेस्थीसिया देते हो वहाँ से लेके लॉस ऑफ सेंसेशन तक है. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस. मेंटेनेंस मीन्स जो वाइटल साइंस आप मेंटेनेंस करते हो वो है. नेक्स्ट, रिकवरी, जब आप डिसकंटिन्यू करते हो एनेस्थीसिया, पर्सन को देना बंद कर देते हो, वहाँ से लेके नॉर्मल लाइफ में जब पर्सन आ जाता है नॉर्मल फंक्शनिंग के स्टेज में, उसको बोलते हैं रिकवरी स्टेट. नेक्स्ट विल सी द इंडक्शन. अब इंडक्शन में देखते हैं. जनरल एनेस्थीसिया इन एडल्ट्स इज नॉर्मली इंड्यूस्ड विद एन आईवी एनेस्थेटिक लाइक प्रोपोफोल. तो जनरल एनेस्थीसिया में एडल्ट्स में क्या होता है, ये कैसे दिया जाता है, सच एज प्रोपोफोल, ये आईवी में दिया जाता है, एडल्ट्स को आईवी में देते हैं. नेक्स्ट, एट दैट टाइम एडिशनल इनहेलेशन एंड और आईवी एनेस्थेटिक ड्रग्स में बी गिवन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डेप्थ ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया. अगर सर्जरी अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो आप आईवी एनेस्थीसिया के साथ साथ स्लो डोज में इनहेलेशन भी, इनहेल्ड एनेस्थीसिया भी दे सकते हो टू गेट अ डिजायर्ड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया. Next, often includes co-administration of an IV skeletal muscle relaxant such as rocuronium, vecuronium और succinylcholine to facilitate intubation and muscle relaxation. इसके साथ साथ co-administer भी कर सकते हो, that is IV skeletal muscle relaxants. अगर उसी टाइम अगर उन पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का प्रोसीजर देना है, फिर कोई अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स देना है जिसमें आपको मसल्स को रिलैक्स करना है, तो उस कंडीशन में इसको कुछ ड्रग्स है जैसे कि रिकोरियनियम, वेक्यूरोनियम, सक्सिनाइलकोलाइन ड्रग्स दे सकते हैं. फॉर चिल्ड्रन विदाउट IBSS इनहेलेशन इंडक्शन इज
यूज सच एज हैलोथेन सेवोफ्लूरेन टू इंड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। तो फर्स्ट पॉइंट में अपन देखे थे कि अडल्ट में जो है वो आईवी एनेस्थेटिक के साथ साथ इनहेल्ड एनेस्थीसिया भी देना ज़रूरी रहता है, लेकिन जो चिल्ड्रंस में रहता है वो वहाँ उनमें आईवी एसएस की नीड नहीं रहता है, उसमें बस उनको बस इनहेल्ड एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, जिसमें कि वो बस इनहेल करते जाते हैं और स्लोली दे विल अंडरगो टुवर्ड्स द सेडेशन स्टेज। Next is maintenance of anesthesia. Maintenance is the period during which the patient is surgically anesthetized. Means जो maintenance period कब start होता है, जब इंडक्शन स्टेज ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर्सन टोटली लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और वो सेंसिटाइज्ड हो जाता है, वहाँ से मेंटेनेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सच एज वाइटल साइंस आपको चेक करना रहता है, वेरियस स्टिमुलाई मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली, या फिर ओपियोइड्स, ये सारी ड्रग्स क्या है उनको चेक करना है आपको, या फिर पर्सन को कोई पेन हो रहा है ये भी आपको असेस करना है। नेक्स्ट आईवी इन्फ्यूशंस ऑफ वेरियस ड्रग्स में ऑल्सो भी यूज। तो आईवी इन्फ्यूशन दूसरे ड्रग्स जो कि आईवी रूट के थ्रू भी आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट यू विल सी द रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज है एनेस्थीसिया का, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिवली द एनेस्थेटिक एडमिक्सचर is withdrawn and the patient is monitored for the return of consciousness। तो रिकवरी स्टेज में क्या आता है, जो एनेस्थीसिया प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर ख़त्म हो गया तो वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाता है एनेस्थीसिया देना। ये क्या कब तक होता है, जब तक रिकवरी स्टेज कब तक पीरियड है, ये टाइम जब तक पर्सन कॉन्शियस स्टेज में नहीं आ जाता, तो ये टाइमिंग है पीरियड ऑफ टाइम ऑफ रिकवरी। इफ स्केलेटल मसल रिलैक्शंस हैव नॉट बीन फुली मेटाबलाइज, रिवर्सल एजेंट्स में भी यूज। तो स्केलेटल मसल रिलैक्शंस अगर टोटली मेटाबलाइज नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट और भी ड्रग्स दिया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल सी द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कंटिन्यूज टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर फुल रिकवरी विद नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो कंटिन्यूली मॉनिटर करते रहते हैं पेशेंट को, ताकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के स्टेज में आ सके। नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज द डिग्री टू विच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिप्रेस्ड। तो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया क्या है कि ये कौन से डिग्री तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड है, मीन्स ये कुछ डोज के फॉर्म में रहता है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि पर्सन को कितने डोज में कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना डिग्री डिप्रेस हो सकता है। यूजफुल पैरामीटर फॉर इंडिविजुअलाइजिंग एनेस्थीसिया आर स्टेज 1 एनाल्जेसिया, स्टेज 2 एक्साइटमेंट, थर्ड इज सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड फोर्थ इज मेडुलरी पैरालिसिस। तो ये है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। तो फर्स्ट अपन देखेंगे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया और डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया में। फर्स्ट स्टेज था एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया में लॉस ऑफ पेन, ड्राउजीनेस, अमनेशिया एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ पेन। तो फर्स्ट क्या था, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। अगर पर्सन को पेन हो रहा है तो वो धीरे धीरे उनको वो पेन वाला सेंसेशन चला जाता है। नेक्स्ट ड्राउजीनेस, पर्सन को स्लीपी फील होता है। नेक्स्ट अमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस हो जाता है। और रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ पेन, उनको पता नहीं रहता कि उनको पेन भी हो रहा है। तो दिस इज this stage first. Next is stage second, delirium. Delirium means it is a serious disturbance in mental abilities. तो delirium में क्या होता है, पर्सन का जो mental ability रहता है वो totally disturb होने लगता है। राइज एंड इरेगुलरिटी इन ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। तो ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, इरेगुलर होने लगता है, रेस्पिरेशन जो है वो भी इरेगुलर होने लगता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है प्लस रेस्पिरेशन का जो रेट रहता है वो भी इरेगुलर होने लगता है। दैट इज स्टेज 2 एक्साइटमेंट में। रिस्क ऑफ लैरिंजोस्पाज्म, तो जो लैरिंजोस्पाज्म होने के चांसेस भी रहते हैं। टू शॉर्टन दिस पीरियड, अ रैपिड एक्टिंग एनेस्थेटिक लाइक प्रोपोफोल इज एडमिनिस्टर्ड आईवी बिफोर इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। तो इसके पीरियड एक्साइटमेंट के स्टेज को शॉर्ट करने के लिए प्रोपोफोल ड्रग्स दिए जाते हैं बिफोर इनहेल्ड एनेस्थेटिक। तो इनहेल्ड एनेस्थेटिक देने से पहले एक्साइटमेंट स्टेज को रिड्यूस करने के लिए प्रोपोफोल ड्रग्स दिए जाते हैं।
नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में है आपका थर्ड स्टेज, दैट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ मसल टोन एंड रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है मसल टोन और रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं। आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज मेडुलरी पैरालिसिस। मेडुलरी पैरालिसिस में क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड वैसोमोटर सेंटर्स। तो जो रेस्पिरेटरी और वैसोमोटर सेंटर्स जो रहते हैं वो डिप्रेस होने लगते हैं। डेथ कैन ऑकर अनलेस रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन आर मेंटेन। तो डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं अनलेस अगर रेस्पिरेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन जो भी है वो अगर प्रॉपरली टाइमली नहीं हो गया या फिर डोज ज़्यादा हो गया या फिर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो पर्सन का डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट विल सी एनेस्थेटिक्स। पोटेंट जनरल एनेस्थेटिक आर डेलीवर्ड थ्रू इनहेलेशन और आईवी इंजेक्शन। तो इनहेल्ड के थ्रू भी दिया जा सकता है, फिर आईवी के थ्रू भी जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। सेकेंड इज लोकल एनेस्थेटिक्स। फर्स्ट वी विल सी इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में कुछ ड्रग्स है, दैट इज डेस्फ्लुरेन, हैलोथेन, आइसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, नाइट्रस ऑक्साइड। यह है इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी एजेंट। तो पहले के कुछ स्लाइड में अपन देखे थे कि अडल्ट्स में जो है आईवी एनेस्थीसिया देने के बाद उनको सर्जरी कंप्लीट होते तक इनहेल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो दैट इज़ अबाउट फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में वही दिया है कि आईवी एजेंट देने के बाद एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए इनहेल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया कैन बी अल्टर्ड रैपिडली बाय चेंजिंग इनहेल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का डेप्थ जो है उसको अल्टर चेंज करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए एनेस्थीसिया का जो कंसंट्रेशन रहता है, इनहेल्ड कंसंट्रेशन को भी वो चेंज कर सकते हैं और पर्सन के बॉडी के वाइटल साइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, these are the drugs where small difference in dose और blood concentration में lead to dose और blood concentration failures। तो narrow therapeutic index में क्या होता है, अगर आप कंसंट्रेशन के हिसाब से रहता है, अगर हाई डोज भी दे दिया जाए तो पर्सन का जो बॉडी का जो मेटाबलाइजेशन रहता है या फिर उनका ब्लड कंसंट्रेशन जो रहता है उसमें भी डिफरेंस आने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी कोई ड्रग्स एनेस्थीसिया ड्रग्स दिया जाता है तो वो पर्सन के फिजियोलॉजिकल स्टेज के अकॉर्डिंग या फिर ब्लड कंसंट्रेशन के स्टेट के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है। नेक्स्ट वी विल सी दी डिफरेंस बिटवीन द डोज कॉजिंग नो इफेक्ट सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड सीवियर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज स्मॉल। तो कुछ डिफरेंस नहीं है इनहेल्ड एनेस्थीसिया में। इसमें क्या है, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। नो एंटागोनिस्ट एग्जिस्ट। Next point is potency of inhaled anesthetic is defined as the minimum alveolar concentration। तो इसमें एक पॉइंट है दैट इज मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस नीडेड टू एलिमिनेट मूवमेंट अमॉन्ग 50% ऑफ पेशेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ गैस इन द मिक्सचर रिक्वायर्ड टू अचीव द इफेक्ट। तो जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक में एक पॉइंट है दैट इज़ मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो गैस इनहेल्ड गैस इनहेलेशन मीन्स हमको पता है कि जो एनेस्थीसिया रहता है वो गैस के फॉर्म में दिया जाता है। तो वो एडिक्वेटली दिया जाता है ताकि आपको जितना इफेक्टिवनेस चाहिए पेशेंट में उतना ही उनको मिल सकेगा। तो दिस smaller the minimum alveolar concentration is more potent to the drug। potent means having great power। तो जितना आप कम दोगे या फिर जितना उनको नीडेड है उतना दोगे तो बस आपको रिजल्ट्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड अलोन कैनॉट प्रोड्यूस कंप्लीट एनेस्थीसिया। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड जो रहता है अगर वो सिंगल आप ड्रग देते हो तो वो सिंगल ही एनेस्थीसिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज इनहेल्ड एनेस्थीसिया में नेक्स्ट पॉइंट इज द मोर द ब्लड सॉल्युबिलिटी द मोर द एनेस्थेटिक डिजॉल्व्स इन द ब्लड एंड द लॉन्गर द इंडक्शन एंड द रिकवरी टाइम नीडेड एंड स्लोअर चेंजेस इन द
डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया ऑकर एज वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड ड्रग। तो इनहेल्ड एनेस्थीसिया में क्या होता है, जितना पर्सन, हर एक पर्सन का जो ब्लड सॉल्युबिलिटी रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो अगर कोई भी पर्सन का ब्लड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गया तो एनेस्थीसिया भी उनके ब्लड में सॉल्युबल हो ज़्यादा ही उसमें घुलने के चांसेस रहते हैं, सॉल्युबल होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण इंडक्शन का स्टेट बढ़ सकता है, रिकवरी का भी स्टेट बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ दिए, हैलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, डेसफ्लोरेन। नेक्स्ट, कार्डिक आउटपुट अफेक्ट्स द रिमूवल ऑफ एनेस्थेटिक टू पेरिफेरल टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, कार्डिक आउटपुट भी जो रहता है वो भी इफेक्टिव होने का इफेक्ट करता है। द हायर द कार्डिक आउटपुट द मोर द एनेस्थेटिक इज रिमूव्ड, द स्लोअर द इंडक्शन टाइम। तो जितना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा रहता है उतना ही जो एनेस्थेटिक का जो डोज रहता है बॉडी में वो भी रिमूव होने के चांसेस रहता है। Next, we will see the mechanism of action. No specific receptor has been identified as the locus of general anesthetic action. तो mechanism of action क्या है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इसका स्पेसिफिकली कहाँ पे इसका एक्शन होता है। एनेस्थेटिक इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गाबा। तो ये एनेस्थेशिया क्या करता है, गाबा जो रहता है, गामा एमिनोबिट्रिक एसिड का जो सेंसिटिविटी रहता है वो उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोलॉन्ग द इनहिबिटिव क्लोराइड इन आयन करेंट आफ्टर गाबा रिलीज, रिड्यूसिंग द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी। तो ये गाबा को क्या करता है, सेंसिटिविटी करने के बाद एक्साइटेबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। एनेस्थेटिक्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द इनहिबिटरी ग्लिसिन रिसेप्टर इन द स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। तो एनेस्थेटिक भी क्या करता है, जो एक्टिविटीज़ रहता है, एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे, न्यूरल एक्टिविटीज़ को भी ये स्लो करने लगता है। एनेस्थेटिक्स ब्लॉक एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक निकोटिनिक करंट्स। जो निकोटिनिक करंट्स जो रहता है उसको भी ये ब्लॉक करता है। द मैकेनिज्म बाय विच द एनेस्थेटिक्स परफॉर्म दीज मॉड्यूलरी रोज इज़ नॉट अंडरस्टूड। तो अभी तक जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। This slide is not necessary. Next drug we will see is halothane. It is potent, means more power and has more effective, but it is weak analgesic administered with nitrous oxide, opioids और local anesthesia। तो halothane जो है वो nitrous oxide, opioids या फिर local anesthetic के साथ combination में दिया जाता है। Next, being replaced by other agents due to its adverse effect। तो halothane जो है इसके adverse effects बहुत severe रहने के कारण ये replacement में चलता है। Next, adverse effects are cardiac effects और vagomimetic effects। vagomimetic means जो वेगस नर्व है इसमें वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो ये vagomimetic effect हो सकता है, ब्रैडिकार्डिया। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कॉज कार्डियक एरिथमियाज। नेक्स्ट वी विल सी द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी होने के चांसेस रहते हैं। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हैलोथेन। तो इसका ट्रीटमेंट, अगर ये सारे एडवर्स इफेक्ट आप देखते हो तो कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हो, डैंट्रोलिन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन। तो हैलोथेन के कारण अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप डैंट्रोलिन ड्रग्स दे सकते हो टू क्लियर द एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट वी विल सी द आइसोफ्लोरेन। आइसोफ्लोरेन जो है इट अंडरगोज लिटिल मेटाबॉलिज्म, नॉट टॉक्सिक टू द लिवर और किडनी, डज नॉट इंड्यूस कार्डियक एरिथमिया। जो आइसोफ्लोरेन है ये कार्डियक एरिथमिया कॉज नहीं करता। इट प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट हाइपोटेंशन ड्यू टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। तो ये डोज डिपेंडेंट हाइपोवेंटिलेशन होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। Next we will see the desflurane. Desflurane provides very rapid onset and recovery due to its low blood solubility. जो डेस्फ्लूरेन है ये जो है इसका रैपिड ऑनसेट और रिकवरी स्टेट भी ज़्यादा रहता है क्योंकि इसका ब्लड सॉल्युबिलिटी कम है। पॉपुलर एनेस्थेटिक फॉर आउटपेशेंट सर्जरी एंड इट इज़ इरिटेटिंग टू द एयरवे एंड कैन कॉज लैरिंजोस्पाज्म। तो डेस्फ्लूरेन जो है इरिटेटिंग है, इसलिए एयरवे में इरिटेशन कॉज होने के कारण लैरिंजोस्पाज्म होने के चांसेस रहेंगे, कफिंग रिफ्लेक्स या फिर एक्सेसिव सिक्रेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन इज मिनिमल, टिश्यू टॉक्सिसिटी इज रेयर।
नेक्स्ट इज सेवोफ्लोरिन, लो पंजेंसी में स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल। तो ये जो इसका स्मेल रहता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और इसका स्मेल भी टॉलरेबल रहता है। अलाउइंग रैपिड इंडक्शन विदाउट इरिटेटिंग द एयरवे, तो ये रैपिड इंडक्शन होने के चांसेस होता है और एयरवे को भी ये इरिटेट नहीं करता, मेकिंग इट सुटेबल फॉर इनहेलेशन इंडक्शन। नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग एलोथेम फॉर दिस पर्पज़, तो एलोथेम के रिप्लेस में सेवोफ्लोरिन ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं। मेटाबलाइज्ड बाय द लीवर में मेटाबलाइज होने के चांस लीवर्स के थ्रू मेटाबलाइजेशन होता है और ये नेफ्रोटॉक्सिक, तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होने के भी चांसेस रहते हैं ये ड्रग के कारण। नेक्स्ट सीधी नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ नॉन इरिटेटिंग, ये भी इरिटेटिंग नहीं है। नेक्स्ट पोटेंट एनाल्जेसिक बट ए वीक जनरल एनेस्थेशिया, और ये वीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड एट कंसनट्रेशन ऑफ 30 to 50%। तो ये इसके परसेंट है कि आप कितना दे सकते हो पर्सन को सर्जरी के थ्रू। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये रिजल्ट माइट इन्वॉल्व एक्टिविटी और ये भी गाबा को सेंसिटिविटी कर सकता है एंड इट इज़ लीस्ट हेपाटोक्सिक ऑफ ऑल इनहेल्ड एनेस्थेसिया, तो ये लीस्ट हेपाटोटॉक्सिक है। तो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। This slide is not necessary. Next we will see the intravenous anesthetics. Intravenous anesthetic is used in situation that require short duration anesthesia. तो intravenous anesthesia कब दोगे आप, जो सर्जरी का जो ड्यूरेशन रहता है अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो उस टाइम पे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं। प्राइमरली यूज्ड एज एडजंक्ट्स टू इनहेलेशन, एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट, रैपिडली इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस, तो ये क्या है, फर्स्ट दिया जाता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स और ये रैपिडली इंड्यूस अनकॉन्शियस मीन्स अनकॉन्शियसनेस जल्दी होता है एंड इन लोअर डोसेस दे में बी यूज टू प्रोवाइड सेडेशन, तो लोअर डोज में ही पर्सन को सेडेशन के स्टेज में ला सकते हैं। नेक्स्ट आईवी एनेस्थेटिक की ये इंडक्शन रिकवरी स्टेट है। इंडक्शन में क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग द ब्लड से परसेंटेज ऑफ ड्रग बाइंड्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द रेस्ट रिमेन्स अनबाउंड। तो आईवी एनेस्थेटिक में क्या होता है, जब आप ड्रग्स देते हो, एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हो, ये डायरेक्टली बाइंड्स द प्लाज्मा प्रोटीन को ये डायरेक्टली बाइंड करता है और बाकी रेस्ट को छोड़ देता है। नेक्स्ट इट ऑल्सो पेनिट्रेट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकता है और इसका रिकवरी स्टेट जो है ये इज़ ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइट्स ऑफ साइट, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ये रिकवरी हो सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने स्किप किया है, तो क्योंकि इससे पहले वाले स्लाइड्स में ये सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो वही ये चीज़ इसमें कुछ पॉइंट्स रिपीटेड है। Next we will see the IV anesthetics, propofol, propofol, barbiturates, benzodiazepines, opioids, ketamine. First drug is propofol, IV sedative hypnotic used in the induction or maintenance of anesthesia। तो IV जो है ये IV sedative है, anesthesia को maintain करने के लिए दिया जा सकता है। Widely used and has replaced thiopentol as first choice, तो thiopentol के जगह ये प्रोपोफोल ड्रग्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंटेशन विथ नार्कोटिक्स, प्रोपोफोल डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर विदाउट डिप्रेसिंग द मायोकार्डियम, तो प्रोपोफोल ड्रग जो है वो ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो डिक्रीज करता है एंड ऑल्सो रिड्यूसेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज फॉस्प्रोपोफोल, अप्रूव्ड ओनली फॉर सेडेशन एंड ड्रग ऑफ प्रोपोफोल, तो फॉस्प्रोपोफोल जो है ये सेडेशन के लिए ही अप्रूव हुआ है और ये प्रोपोफोल का प्रो ड्रग है। नेक्स्ट आर barbiturates. The barbiturates are not significantly analgesics, require some type of supplementary analgesic administration during anesthesia to avoid objectionable changes in blood pressure and autonomic function। तो barbiturates क्यों दिया जाता है, ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन या फिर कोई चेंजेस ना आए ब्लड प्रेशर में और ऑटोनॉमिक फंक्शन में, उस चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए barbiturates दिया जाता है। कैन कॉज एपनिया, कफिंग, चेस्ट वॉल स्पास्म, लैरिंजोस्पास्म एंड ब्रोंकोस्पास्म। तो ये बार्बिचुरेट्स जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ला सकता है, कफिंग ला सकता है, चेस्ट वॉल स्पास्म, लैरिंजोस्पास्म, ब्रोंकोस्पास्म ही हो सकता है अगर बार्बिचुरेट्स देते हो तो।
Next we will see benzodiazepines used in conjunction with anesthetics to sedate the patient. तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं जो कि पर्सन को सेडेट करने के लिए, सच एज मिडाजोलम, डायजेपाम, लोराजेपाम. इट ऑल्सो फैसिलिटेट एमनेशिया वाइल कॉजिंग सेडेशन. तो एमनेशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, तो बेंजोडायजेपाम से भी लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है और सेडेशन भी हो सकता है. एनहेंस द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर पर्टिकुलरली गाबा. तो इससे पहले हमने देखा था कि गाबा को सेंसिटाइज किया जा सकता है एनेस्थेशिया के साथ, तो वैसे ही बेंजोडायजेपाइंस भी गाबा को सेंसिटाइज करता है. मिनिमल कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेसेंट इफेक्ट, पोटेंशियल रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स कैन इंड्यूस टेम्परेरी फॉर्म ऑफ एंट्रोग्रेड amnesia in which the patient retains memory of past events. तो जो बेंजोडायजेपाइंस में ऐसा भी होता है कि पास्ट इवेंट्स उनको याद रहता है और नॉर्मल प्रेजेंट उनको याद नहीं रहता है. Next we will see the opioids commonly used with anesthetics due to their analgesic property. तो opioids जो है वो एनेस्थेशिया ड्रग के साथ साथ दिया जाता है ताकि वो एनाल्जेसिक का भी काम कर सके. द चॉइस ऑफ ओपियोइड यूज्ड पेरियोपरेटिवली इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नीडेड. इसके कुछ ड्रग्स है फैंटेनिल, रेमीफेंटेनिल. नॉट गुड एमनेसिक्स, कैन कॉज हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मसल रिजिडिटी, पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड ओपियोइड इफेक्ट्स कैन बी एंटागोनाइज्ड बाय नैलोक्सोन. तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि हाइपोटेंशन हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मसल रिजिडिटी, तो दीज आर दी साइड इफेक्ट्स. तो इस साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए इसके अगेंस्ट में आप कौन सा ड्रग दे सकते हैं, नैलोक्सोन ड्रग्स दे सकते हो. नेक्स्ट ड्रग इज कीटामाइन. इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग नन बार्बिचुरेट एनेस्थेटिक. ये नन बार्बिचुरेट है जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, यूज्ड फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ है. इंड्यूस्ड डिसोशिएटेड स्टेट इन विच द पेशेंट इज अनकॉन्शियस बट मे अपियर टू बी अवेक एंड डज नॉट फील पेन. तो इसमें क्या होता है, पर्सन जो रहता है वो अनकॉन्शियस स्टेज में रहता है लेकिन उनको लगता है कि वो जगे हैं लेकिन उनको पेन भी फील नहीं होता. दिस डिसोशिएटिव एनेस्थेशिया प्रोवाइड सेडेशन, अमनेशिया एंड इमोबिलिटी. तो ये जो ड्रग है कीटामाइन, ये क्या करता है, सेडेशन भी लेता है, अमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाता है और इमोबिलिटी, पर्सन जो है नॉर्मल एक्टिविटी मोटर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. इट इंट्रैक्ट्स विद द एन मिथाइल डी एस्परेट रिसेप्टर. तो जो कीटामाइन ड्रग्स है वो एन मिथाइल डी एस्परेट ड्रग्स के साथ एक्यूमुलेट हो जाता है. इट स्टिमुलेट्स द सेंट्रल सिनेप्थेटिक आउटफ्लो. तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को करता है. कॉज पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशन. तो कीटामाइन के ड्रग के कारण हेलुसिनेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशन भी होने के चांसेस रहते हैं. Next we will see the paralytic neuromuscular blockers used to stop reflexes to facilitate tracheal intubation and to provide muscle relaxation. तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कुछ रिफ्लेक्सेस जो है ट्रैकियल इंट्यूबेशन के कारण जब रिफ्लेक्सेस होता है तो उस रिफ्लेक्सेस को रिड्यूस करने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि ये निकोटिनिक या फिर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. इट इंक्लूड्स पैंक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, सक्सिनाइलकोलाइन एंड वैक्यूरोनियम. नेक्स्ट इज लोकल एनेस्थेटिक्स. लोकल एनेस्थेटिक्स में अमाइड्स, लिडोकेन एंड ईस्टर्स प्रोकेन कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन एंड इन हायर कंसनट्रेशन मोटर एक्टिविटी इज अ लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी. तो इसमें हायर कंसनट्रेशन में क्या होता है, ये लॉस ऑफ सेडेशन लेके आ सकता है. अप्लाइड और इंजेक्टेड टू ब्लॉक नर्व कंडक्शन. तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक है ये इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हो आप टू ब्लॉक द पर्टिकुलर नर्व सिस्टम. Its mechanism of action or local anesthesia is induced when propagation of action potentially prevented so that sensation cannot be transmitted from the source of stimulation to the brain. तो जो local anesthesia में क्या होता है, ये particularly कोई से भी एक ऐसे nerves को दिया जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ से stimulation brain तक ना पहुँचे तो person को feel ना हो वो sensation, तो वहाँ पे person को desensitized कर दिया जाता है, वो nerve को desensitized कर दिया जाता है बाय प्रोवाइडिंग दी पर्टिकुलर नर्व. वर्क बाय ब्लॉकिंग सोडियम आयन चैनल्स. तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक करता है टू प्रिवेंट द ट्रांसिएंट इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन. तो जो भी एक्शन है, जो भी स्टिमुलेशन है वो बॉडी से उस नर्व से लेके ब्रेन तक स्टिमुलेशन ना पहुँचे तो वो उस चीज़ के लिए सोडियम आयन्स ब्लॉक होते हैं. नेक्स्ट इज
लोकल एनेस्थेटिक ये कुछ ड्रग्स है, लिडोकेन, बुपीवैकेन, प्रोकेन, रोपीवैकेन, टेट्राकेन, मैपीवैकेन. Local anesthetics cause vasodilation which leads to rapid diffusion away from the site of action and results in short duration of action. तो local anesthetics जो है ये vasodilation cause कर सकते हैं और ये बस short duration के लिए ही दे सकते हैं. Adding the vasoconstrictor epinephrine to the local anesthetic, the rate of local anesthetic diffusion absorption is decreased. तो local anesthetic का भी जो ये short duration के लिए देने के कारण इसका जो absorption रहता है वो भी decrease होता है. This both minimizes systemic toxicity and increase the duration of action. तो ये टॉक्सिसिटी भी इसमें कम रहता है तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है. Next is topical anesthetics. They are applied directly to the skin or mucous membrane. Topical anesthetics क्या है, ये directly आप skin में या फिर mucous membrane में apply कर सकते हो. Such as benzocaine is the major drug in this group. Lidocaine and tetracaine can be used topically. They are used to relieve or prevent pain from minor burns, irritation और itching. अगर पर्सन को minor burn हुआ है या फिर irritation हो रहा है, itching हो रहा है स्किन में, mucous membrane में, तो उस टाइम पे वहाँ पे डिसेंसिटाइज करने के लिए आप ये टॉपिकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई कर सकते हो. दे आर ऑल्सो यूज टू नम एन एरिया बिफोर एन इंजेक्शन इज गिवन. तो ये टॉपिकल एनेस्थेटिक्स जो भी है अगर पर्टिकुलर एरिया में आपको इंजेक्शन देना है तो उस एरिया को नम करने के लिए सेंसेशन फील ना हो इसलिए उस एरिया को भी डिसेंसिटाइज कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट्स इन्वॉल्व स्किन इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. तो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स का मेन एडवर्स इफेक्ट ये है कि वो स्किन इरिटेशन हो सकता है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं. थैंक यू.